हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें ताकि वे लोग भी जुड़ जाएं। चलिए आइए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, आइए बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मानव विकास के संबंध में कौन सा प्रश्न गलत है, सॉरी कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन कहता है विकास पूर्वानुमेय होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है विकास रेखीय होता है। और चौथा ऑप्शन कहता है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से गलत है, मतलब चार विकल्पों में से अगर देखा जाए तो कौन सा इसमें गलत है ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर शेयर कर दीजिए। बहुत सारे छात्रों का ये आंसर सही हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग करते रहिए और बिल्कुल इसी तरह से आप लोग करते रहिए, आपका प्रश्न जरूर सही होने लगेगा आगे चलकर। चलिए इसके आंसर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा विकास जो होता है रेखीय नहीं होता है। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वो गलत है। चलिए आप बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है, इसका भी आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा। बहुत ही साधारण प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन हाँ जल्दबाजी मत कीजिएगा। बहुत सारे छात्र ऐसा काम करते हैं कि वे जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर गलत कर दे देते हैं। बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं करना है, समझ कर आंसर को देना है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर समझ कर ही देना है। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता। दूसरा ऑप्शन कहता है दूसरों पर निर्भरता। तीसरा ऑप्शन कहता है नैतिकता का होना। और चौथा ऑप्शन कहता है नैतिक मानसिक विकास में तीव्रता। बहुत ही साधारण प्रश्न है। इसमें क्वेश्चन में ये है कि शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर शेयर कर दीजिए। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप देने में सक्षम हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कठिन कुछ पूछा नहीं जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर नैतिकता का होना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में अगर देखा जाए तो बच्चा ना तो नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है। ठीक है, उसे कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसे ना तो उचित और ना ही अनुचित के बारे में उसे पता होता है। चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, ये भी देखिए उसी तरह का प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। और चौथा ऑप्शन कहता है कि चिंतन प्रक्रिया। बहुत ही साधारण प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए आप लोग। ठीक है, जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें और लाइक वगैरह कर दिया करें। आप लोग शुरू में क्या होता है लाइक नहीं करते हैं और बाद में क्या होता है जाते समय भूल जाते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दिया करें। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस अवस्था में कहीं ना कहीं चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो होता है इस अवस्था में ज़्यादा कुछ नहीं जानता है, इसलिए यहाँ पर चिंतन की प्रक्रिया गलत माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा शैशवावस्था की विशेषता में। चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है, जल्दी से इसका आंसर शेयर करिए हमें। देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। मतलब कौन मनोवैज्ञानिक ये कहता है कि भाई विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही साधारण प्रश्न है। ठीक है, इसका उत्तर दे दीजिए आप लोग जल्दी से। लेकिन हाँ, बहुत सारे छात्रों का यह प्रश्न गलत भी हो रहा है, क्योंकि वे कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़े नहीं हैं या तो रिवीजन नहीं किए हुए हैं, या तो कई बार क्या होता है माइंड से चीज़ें फिसल जाती हैं। बिल्कुल यदि ये प्रश्न आपका गलत हो रहा है तो बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्न यदि आपके गलत हो रहे हैं तो तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी होगा इस यहाँ प्रश्न गलत कर सकता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हॉरलॉक साहब कहते हैं कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है कि इसको जल्दी से यहीं पर याद कर लेना चाहिए आप सभी लोगों को कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। यदि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो जल्दी से कंफर्म करिए, यस कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। जल्दी से आप सभी लोग कंफर्म कीजिए एक बार जल्दी से कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कंफर्म कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह से आप सभी लोग कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में।
अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास की कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। देखिए, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में है कि नहीं है। आज ज़्यादातर जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं वो नहीं वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग क्या होता है कि सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और जब पेपर में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्नों को आप गलत कर देते हैं, जो कि आपको आता रहता है और आते हुए भी आप गलत कर देते हैं। तो सोचिए, इस तरह के प्रश्न मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को करवा दिया जाए। चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है और कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता, अनुक्रमिकता और सामान्य से विशिष्ट की ओर और प्रतिवर्ती। तो जल्दी से इसका आंसर शेयर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर शेयर कर दीजिए। आपके सभी प्रश्नों का इंतजार है मुझे, सभी प्रश्नों के उत्तर का इंतजार है और मुझे लगता है कि कुछ छात्रों ने इसका आंसर दिया भी है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये वाला नहीं माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। बहुत ही साधारण प्रश्न है और बस थोड़ा से सोचना है, ज़्यादा नहीं। मैंने आपसे बताया है कि अगर आपको सीटेट और यूपीटेट क्वालिफाई करना है तो बहुत ज़्यादा ना तो सोचना है ना तो बहुत कम सोचना है, बस मीडियम में आपको सोचकर क्या करना है, आंसर देना है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, या विचार किससे संबंधित है। एकीकरण के सिद्धांत से, अंतःक्रिया का सिद्धांत से, अंतः संबंध का सिद्धांत से और निरंतरता का सिद्धांत। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि इसका आंसर सारे छात्रों ने सही दिया है और बिल्कुल सही। सभी छात्रों ने क्या किया है, इसका आंसर जो है सही दिया है। बस एक आध छात्र का यह प्रश्न गलत है तो कोई बात नहीं, यदि गलत भी है तो कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत जल्द ही करवाने वाला हूँ चैप्टर के साथ बीच बीच में। तो बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, या विचार जो संबंधित है वो है निरंतरता के सिद्धांत से, क्योंकि विकास कभी नहीं रुकता है। बस विकास की प्रक्रिया एक बार धीमी हो सकती है या गति धीमी हो सकती है, लेकिन विकास कभी नहीं रुकेगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में, विकास की दर के हिसाब से और विकास क्रम और विकास की समान क्षमता के हिसाब से। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, और जल्दी मैं आप लोगों का नेम लेने वाला हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा से आंसर और कर लीजिए तो फिर आप लोगों का नेम लिया जाए। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बहुत ही साधारण प्रश्न है, मुझे लगता है कि इसका आंसर दे चुके हैं आप सभी लोग। बिल्कुल आप लोगों ने जो आंसर दिया है वो सही है, बस एक आध लोगों के थोड़ा सा गलत हुआ है, लेकिन कोई नहीं, आगे चलकर ये प्रश्न सही हो जाएगा। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न ऐसे होते हैं विकास की दर से। विकास की दर में भिन्न होते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि किसी का विकास तेज़ी से होता है, किसी का कम होता धीरे से होता है, किसी का मीडियम में होता है, ये बात आप जानते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विकास की दर अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के एक दूसरे से कहीं ना कहीं भिन्न होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, दूसरा ऑप्शन कहता है शारीरिक, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि गामक, और चौथा ऑप्शन कहता है नैतिक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। यदि आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, यस सर हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए ओनली टेट लिख दीजिए। ठीक है, ओनली टेट लिख सकते हैं। अगर कंफर्म करना है तो ये भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कंफर्म करने के लिए, अगर आप चाहें तो ओनली टेट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओनली टेट। क्या लिख सकते हैं, ओनली टेट लिख कर आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिक हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोलबर्ग की बात आती है तो आपको ध्यान रखना चाहिए नैतिक वाली चीज़ें जुड़ी रहती हैं इनसे।
चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में और इसी प्रश्न के बाद मैं आप सभी लोगों का नेम लेने वाला हूँ। तो एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि कुछ बच्चे सीख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं। चौथा ऑप्शन कहता है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर देने में आप सभी लोग सक्षम हैं, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये चीज़ें पढ़ा हुआ है और कॉमन सेंस के भी आधार पर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर सभी छात्रों का सही हो चुका है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ से इस आंसर को दिया हुआ है। तो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, क्योंकि भाई हमारा उद्देश्य यही होता है कि प्रत्येक बच्चा सारा कुछ सीखे। चलिए बात कर लेते हैं उन सभी छात्रों का नेम ले लेते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका नेम ले लेते हैं जो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस समय हमारे साथ अगर देखा जाए तो लगभग 9 और 10 के बीच में लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि बात करते हैं विशाल जी के बारे में, ललिता जी के बारे में बात करते हैं, पूजा भारती जी के बारे में बात करते हैं और निकिता जी के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद बात करते हैं पूजा साक्य जी के बारे में बात करते हैं और रीना जी के बारे में बात करते हैं और एक तरीके से निकिता जी के बारे में बात करते हैं और अर्चना सिंह जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये सभी छात्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यदि आप भी जुड़े हैं यदि आप नए हैं तो आप भी अपना कमेंट करते चलिए, ताकि हमें पता चलता जाए कि आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ताकि मैं आपका भी नेम ले सकूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। पहला ऑप्शन कहता है मस्तिष्क और आत्मा, दूसरा ऑप्शन कहता है कि अधिगम और शिक्षा, और यहीं पर तीसरा ऑप्शन कहता है कि प्रशिक्षण और अधिगम, और डी ऑप्शन कहता है शक्ति और गति। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है और तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो इसमें कौन सी इसमें विशेषताएं आपको दिखाई दे रही हैं? तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं, लेकिन कुछ छात्रों का यह प्रश्न गलत हो रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा से ज़्यादा सोच रहे हैं। मैंने आपसे कहा है कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। बिल्कुल यह प्रश्न आपका सही है। जिन लोगों ने डी ऑप्शन किया हुआ है यह प्रश्न उनका सही है। ठीक है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य हो जाता है कि मांसपेशियों के विकास तथा पैरों के उचित उपयोग। ठीक है, शक्ति और गति के बारे में ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कुछ लोग नए जुड़ चुके हैं। देखिए आप लोग लास्ट तक जुड़े रहा करें, तो क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यदि आप क्या करेंगे बीच से चले जाएंगे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो लोग एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोग क्या होता है क्लास के पीछे हो जाते हैं। तो जैसे कि क्या होता है आप देखते हैं कि जब आपका यूट्यूब जो चल रहा है उसमें आप देखते हैं ऐसे स्क्रीन है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको रेड एक कलर मिल रहा होगा। अगर ये रेड आपको यहाँ तक दिख रहा है या यहाँ तक दिख रहा है तो इसको हिलाकर यहाँ तक सेट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि आप बिल्कुल सबके साथ बराबर में बने रहेंगे। ठीक है, ऐसा होता कब है? ऐसा तब होता है जैसे कि क्या होता है कि बीच में आप कोई काम करने चले जाते हैं और एक तरीके से क्या होता है क्लास को बंद करके चले जाते हैं, मतलब यूट्यूब से हट कर चले जाते हैं, या आप क्लास चलने दिया करें। देखिए कहीं भी आपको जाना हो, कोई काम हो, तो आप यूट्यूब को चलने दीजिए। ठीक है, उसकी वॉइस कम कर दीजिए आराम से, फिर आप जाइए काम करके आइए, फिर आपको क्वेश्चन वहीं से मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ से सब लोग एक साथ चल रहे हैं। चलिए मुझे लगता है कि आप मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इस तरह की गलतियाँ आप नहीं करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न कह रहा है कि डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है। मतलब कौन सी वर्ष में अगर देखा जाए या कौन सी अवस्था में अगर देखा जाए तो बालक की दृष्टि और श्रवण की इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 3 से 4 वर्ष या 3 और 4 वर्ष में, 6 और 7 वर्ष में, 8 और 9 वर्ष में, और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, थोड़ा से जल्दी से आंसर जल्दी से फटाफट देते चलिए मैं इसका आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में।
अगला प्रश्न कह रहा है कि इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस अवस्था में अगर देखा जाए तो बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। पहला ऑप्शन कहता है कि एक तरीके से शैशवावस्था, और दूसरा ऑप्शन कहता है उत्तर बाल्यावस्था, और तीसरा ऑप्शन आपसे कहता है किशोरावस्था, और चौथा ऑप्शन कहता है प्रौढ़ावस्था। बहुत ही कम छात्र इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वे एक तरीके से कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। यदि उन्हें शैशवावस्था के बारे में 2-4 लाइन पता होगी तभी वे इस आंसर को सही कर पाएंगे। यदि उन्हें उत्तर बाल्यावस्था के बारे में थोड़ा सा पता होगा तब वे इस आंसर को सही कर पाएंगे, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे। उसी तरह से अगर देखा जाए तो किशोरावस्था, उसी तरह से अगर देखा जाए तो प्रौढ़ावस्था के बारे में बहुत सारे छात्र इसका आंसर दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनका गलत है और कुछ छात्रों का आंसर सही भी है। बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन बी लगा दिया है वे लोग सही हैं, जिन लोगों ने बी ऑप्शन लगा दिया है बिल्कुल वे लोग सही हैं कि इस अवस्था में अगर देखा जाए उत्तर बाल्यावस्था में अगर देखा जाए तो बालकों में क्या होता है, नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था का मतलब ये हो जाता है बाल्यावस्था के बाद की जो स्थिति होती है उसे क्या माना जाता है, उत्तर बाल्यावस्था माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न के बारे में यदि हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में होता है, किस आयु पर होता है तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। आज ही मैंने इसके बारे में पढ़ाया है, ठीक है, थोड़ा सा हमने अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से पढ़ाया और जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष और 6 वर्ष। जल्दी से आंसर साझा करिए आप सभी लोग। मुझे लगता है कि इसका आंसर मैं देने में आप सक्षम हैं और दे भी रहे हैं। बिल्कुल इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है वे। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन कहता है प्रेरक पेशी विकास, तीसरा ऑप्शन कहता है समस्या समाधान, और चौथा ऑप्शन कहता है विचारात्मक प्रक्रिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक, संकेत और भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। जो लोग कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं ऑप्शन वे लोग सीधा लाइव चैट में आ जाएं। दोस्तों आप लोग लाइव चैट में आ जाइए। कई बार क्या होता है आप लोग लाइव चैट में ना आकर कमेंट बॉक्स में आंसर देना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वहाँ पर आंसर यदि आप देते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। बिल्कुल जिन लोगों ने डी दिया है बिल्कुल वे सही हैं, ठीक है। इसी तरह से आप लोग आंसर देते रहिए। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब ये प्रश्न गलत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा खिलौनों को क्या कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है, कुल मिलाकर उसके अलग अलग पार्ट कर दे रहा है। तो इसका क्या मतलब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। बिल्कुल जिन लोगों ने आंसर दिया हुआ है बिल्कुल उनका सही है, बिल्कुल सही है। इसी तरह से आप लोग आंसर देते चलिए। और ये आंसर जो है इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को सही रहेगा, क्योंकि बहुत ही साधारण प्रश्न है और सभी लोगों ने अच्छे से दिया भी है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा जिज्ञासा प्रवृत्ति। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चा जानने का प्रयास कर रहा है इसमें आखिर कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं। यानी टार्जन बनाने के लिए बच्चा सोच रहा है, जैसे पहले गाड़ी होती थी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि पहला ऑप्शन कहता है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, दूसरा ऑप्शन कहता है संवेगात्मक विकास, तीसरा ऑप्शन कहता है संज्ञानात्मक विकास, चौथा ऑप्शन कहता है नैतिक विकास। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप सभी लोगों के प्रश्न का उत्तर का हमें इंतजार है। यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए कि हाँ सर बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपके लाइक करने से हमें ये पता चल जाता है कि आप लोग एक तरीके से हमारी बातों को समझ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल पहला सही हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने पहला आंसर दिया है बिल्कुल वे सही हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप सभी लोग देते रहिए। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से
कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण माना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण माना जाता है? तो प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, दूसरा तीसरा ऑप्शन कहता है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, और तीसरा ऑप्शन डी ऑप्शन कहता है प्रकल्पना का निर्माण करना। दोस्तों, चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये हो जाती है साथियों कि यहाँ पर क्या होगा कि बच्चे को क्या करना चाहिए कि एक तरीके से समस्या के प्रति पहले वो जाने कि भाई समस्या आखिर क्या है। तो समस्या के बारे में जब तक वो नहीं जानेगा तब तक क्या होगा कि उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शन कुछ अलग लगाया है बिल्कुल भी गलत है, और जिन लोगों ने ऑप्शन बी लगाया है बिल्कुल सही है। बहुत सारे छात्रों का यह आंसर सही हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि वृद्धि का संबंध किससे है? वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। मुझे लगता है कि इसका आंसर सारे छात्र सही करेंगे, और सभी छात्रों का आंसर आना शुरू हो गया, बिल्कुल उनका सही भी है। ठीक है, बहुत सारे छात्रों का आंसर, सभी छात्रों का आंसर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल जो लोग लगातार ये ऑप्शन लगा रहे हैं बिल्कुल वे लोग सही हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अब आपसे अगला प्रश्न ये कह रहा है, आपसे उम्मीद कर रहा है कि इस प्रश्न का ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि आप लोग इसका आंसर जरूर सही करिएगा। ठीक है, किशोरावस्था की अवधि है 12 से लेकर 19 वर्ष, 10 से लेकर 14 वर्ष, 15 से लेकर 20 वर्ष, 20 से लेकर 25 वर्ष। बिल्कुल जिन लोगों का आंसर आ रहा है वे लोग सही हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, काफ़ी छात्र हमारे लगातार आंसर कर रहे हैं, और बिल्कुल मुझे खुशी है कि इसी तरह से वे लोग लगातार डेली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है लगातार वे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल आज हमारा क्लास लेने में मन नहीं था, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि आज क्लास नहीं लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, और हमने ऑनलाइन भी क्लास नहीं लिया था, लेकिन फिर भी आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं और जुड़े रहते हैं, और इसलिए हमने क्या सोचा कि क्यों ना क्लास लिया जाए। ठीक है, प्रॉब्लम कोई भी हो। चलिए बात कर लेते हैं इसके उत्तर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो 12 से 18 या 19 वर्ष की बात करते हैं तो ऑप्शन 19 है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोरावस्था की अवधि। ठीक है, 12 से 18, 19 कोई नहीं। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। वृद्धि और विकास में क्या संबंध है? वृद्धि और विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और उपरोक्त सभी। इसमें केवल और केवल कुछ ही छात्रों का सही होगा और कुछ छात्र गलत कर देंगे, क्योंकि वे जल्दबाजी में इसका आंसर देंगे और बिना समझे देंगे, इसलिए उनका जो प्रश्न है वो गलत होने जा रहा है। तो उनका जो प्रश्न है, उस प्रश्न का जो उत्तर है वो गलत होने जा रहा है। बिना सोचे समझे आंसर मत दीजिए, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बस थोड़ा से 1-2 लाइन आप सोच लीजिए, आपका सही हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप देखते हैं कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के विरोधी हैं तो बिल्कुल गलत है। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि एक तरीके से एक दूसरे के समान है, तो बिल्कुल नहीं, एक दूसरे के समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कभी कम ज़्यादा ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि आप जानते हैं वृद्धि क्या होती है, एक समय तक आकर रुक जाती है, तो फिर एक समान कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। बिल्कुल बहुत सारे छात्रों ने इसका आंसर सही भी किया हुआ है। ठीक है, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग प्रश्न का उत्तर देते रहिए और एक तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि आप हमें बता दीजिए कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। वृद्धि यानी ग्रोथ से क्या तात्पर्य है। ज्ञान में वृद्धि, और संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ कौशलों में वृद्धि। मुझे लगता है कि इसका आंसर सारे छात्र देंगे, और सभी का सही हो रहा है, क्योंकि वे लोग समझ गए हैं कि इसका आंसर कैसे हमें देना है। ठीक है, वे लोग मेरी बात को समझ गए हैं कि कैसे इसका आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि अभी पिछला वाला आंसर हमने बताया था, पिछला क्वेश्चन का आंसर हमने बताया था, तो वे समझ गए होंगे मेरी बात को। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों ने डी दिया है तो बिल्कुल सही है, आप लोगों ने डी दिया है तो बिल्कुल सही है। बहुत सारे छात्रों ने इसका आंसर डी दिया है, जो कि सही है। चलिए आप थोड़ा से हमारा एनवायरनमेंट से कुछ क्वेश्चन है, इसको भी आप देने का प्रयास कीजिए।
ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न के बारे में। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, मतलब कौन सी ऐसी प्राकृतिक वनस्पति है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पहला ऑप्शन कहता है कि महोगनी, दूसरा ऑप्शन कहता है कैक्टस, और तीसरा ऑप्शन कहता है फर, और चौथा ऑप्शन कहता है चंदन। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, चंदन, वही पुष्पा वाली मूवी याद करिए। ठीक है, तो लेकिन ये है वो का नहीं, ठीक है, नहीं आप सोचिए कि सर नहीं तो थोड़ा सा ट्रिक बता दिया है। चलिए इसका आंसर बता दीजिए आप सभी लोग, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। और बहुत सारे छात्रों ने इसका आंसर सही भी किया है। बिल्कुल आप लोगों ने सही किया हो तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही है। क्योंकि आप जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कैक्टस नामक जो है एक तरीके से वनस्पति पाई जाती है, और जिसमें क्या होता है एक तरीके से फाख्ता नामक पक्षी क्या करता है, अपना घोंसला बनाकर यहाँ पर रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही साधारण प्रश्न है, तब दीजिए जल्दी से। ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ये प्रश्न अगर देखा जाए तो कुछ ही छात्र इसका आंसर दे पाएंगे, नहीं बाकी लोग गलत कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वे लोग अच्छे से नहीं पढ़े होंगे इसीलिए। तो ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा से, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, और उसके बाद करते हैं जल प्रदूषण से। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आप लोग, फटाफट आंसर देते चलिए। और जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि इस पर क्या होगा, ओनली डेट पर क्या है कि सारी डेट से संबंधित ही जानकारियाँ आपके साथ शेयर की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आप देने में बिल्कुल सक्षम हैं, आप दे चुके होंगे। चलिए मैं बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। कुछ छात्रों का यह आंसर जो था वो सही था, और कुछ छात्रों का जो इस क्वेश्चन का आंसर रहा वो गलत रहा। ठीक है, कोई नहीं, यदि गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं है, और सही हो रहा है तो बिल्कुल, तो आप जानते हैं आपको खुशी मनाना चाहिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे उम्मीद कर रहा है कि इसका आंसर आप लोग सही दीजिएगा। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका आंसर ये आप लोगों का गलत होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इसके बारे में हो सकता ना पढ़ा हो। तो भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य है, पृथ्वी है, और चंद्रमा है, शुक्र है। बस आप लोग थोड़ा सा क्या हो सकता है कंफ्यूज हों, नहीं तो अगर मेरी बात को आपने ध्यान से सुना होगा कि मैंने आपसे कहा कॉमन सेंस से इस तरह के आंसर लगा दी, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल जो लोग सोच रहे हैं थोड़ा से अलग चीज़ों के बारे में, थोड़ा से सही चीज़ें सोच लीजिए, ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता है भी नहीं। जब भी ऊर्जा की बात आती है तो आपको सूर्य वाला ऑप्शन लगाना चाहिए था। ठीक है, तो कुछ लोगों का यह आंसर जो है इस क्वेश्चन का आंसर सही भी है, और कुछ लोगों का गलत भी है, और बिल्कुल कोई बात नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। इस प्रश्न का उत्तर 2-4 छात्र ही दे पाएंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मैंने उन्हें पढ़ाया हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं इसके विकल्प के बारे में। वरुण, शनि, और बुध, और शुक्र। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आप लोग, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों। चलिए, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। शनि के पास अगर देखा जाए तो 62 उपग्रह हैं। शनि के पास अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 62 उपग्रह हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, भूलिएगा नहीं। टाइटन जो है इसमें से सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। ठीक है, लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास अगर देखा जाए तो कोई भी उपग्रह नहीं है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके सीटेट और यूपी टेट और सुपर टेट जैसे एग्जाम में आपसे पूरे विषय करके पूछ लेता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बहुत ही साधारण प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। कपास, जट्रोफा, गन्ना, आलू। बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। बिल्कुल जिन लोगों ने आंसर किया हुआ है बिल्कुल वे लोग सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। थोड़ा से यहाँ पर मैं आपको कम दिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए बता दीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। पहला ऑप्शन कहता है 1982, दूसरा ऑप्शन कहता है 1986, तीसरा ऑप्शन कहता है 1992, चौथा ऑप्शन कहता है 1996। एक मिनट दोस्तों, चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग।
चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। इसके आंसर के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1979 में। पर्यावरण कब से मनाया जा रहा है? तो 5 जून से मनाया जा रहा है। इस बात को तो आप लोग पहले ही जानते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है बताइए जल्दी से। कह रहा भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन का कारण है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। भूमंडलीय तापन का कारण है, पहला ऑप्शन कहता है कि हिमनदों में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन कहता है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन कहता है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, और तीसरा ऑप्शन कहता है एक मिनट, चलिए तीसरा ऑप्शन आपसे कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, और चौथा ऑप्शन कहता है वनों में वृद्धि। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर आप लोग दीजिए। चलिए जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल वे लोग सही हैं। जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल वे लोग सही हैं। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भाई आप हमें ये बता दीजिए कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, दूसरा ऑप्शन कहता है कि एक त्रिकोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में बात कर लेते हैं, और तीसरा ऑप्शन कहता है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, चौथा ऑप्शन कहता है सवाना बायोम। जल्दी से इसका आंसर दीजिए साथियों, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। जिन छात्रों ने इसका आंसर दिया है बी बिल्कुल वे लोग सही हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना होगा उन्हें। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से। एक प्रश्न है आपके समक्ष, इसका आंसर आप लोग दीजिए। निर्विरोध चुने गए जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो एक तरीके से निर्विरोध चुने गए थे और एक बार हार गए थे, दूसरी बार निर्विरोध चुने गए थे? पहला ऑप्शन कहता है बीबी गिरी, दूसरा ऑप्शन कहता है नीलम संजीव रेड्डी, तीसरा ऑप्शन कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चौथा ऑप्शन कहता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं, सही दीजिए भाई, थोड़ा से जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में बात करते हैं तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कहीं ना कहीं निर्विरोध चुने गए थे। चलिए अब हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूँ उनका नेम ले लूँ। विशाल कुमार और डिम्पल कुमारी और रीना जी के बारे में बात करते हैं, और पूजा सिंह, अर्चना जी और रूडी जी, और एक तरीके से अर्चना सिंह, और भी अर्चना तोमर जी हैं हमारे साथ, ये हम आप देख सकते हैं, और अर्चना तिवारी जी और ललिता सिंह और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए उनका नेम मैं आगे लूँगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन पर लगाया जाता है? तो पहला ऑप्शन कहता है कि लोकसभा द्वारा, दूसरा ऑप्शन कहता है राज्यसभा द्वारा, तीसरा ऑप्शन कहता है संसद के किसी सदन द्वारा, और चौथा ऑप्शन कहता है किसी के द्वारा नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब इसका उत्तर तो गलत नहीं करिएगा आप लोग, इसका उत्तर तो आप लोग गलत नहीं करिएगा। चलिए महाभियोग का आरोप सदन के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? तो किसी भी सदन के द्वारा, चाहे लोकसभा के द्वारा चाहे राज्यसभा के द्वारा। तो राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के थ्रू क्या है, किसी भी एक तरीके से सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सुप्रीम कमांडर कौन होता है? मुझे लगता है कि इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी से दे देंगे, और सही भी है, सही भी होगा क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं इसको पढ़े हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेनाध्यक्ष और रक्षा मंत्री। बिल्कुल जो लोग आंसर दे रहे हैं उनका सही है। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। कुछ लोग गलत आंसर कर रहे हैं, भाई गलत नहीं, सही कीजिए, थोड़ा सा सोचिए एक बार। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। और कुछ लोग सी लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं, थल सेना अध्यक्ष, बिल्कुल गलत है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, इनमें से सभी। तो कुछ लोग इसका आंसर सही करेंगे और कुछ लोग नहीं सही करेंगे क्योंकि उनका सही नहीं होगा।
तो जो लोग थोड़ा से कॉमन सेंस लगाएंगे उनका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और मैं किस कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ वे लोग समझ गए होंगे जिनको लगाना है। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, केवल और केवल क्लास को देखते हैं। भाई क्लास को मत देखिए और साथ साथ क्या करिए, आंसर भी करते चलिए। बिल्कुल क्लास को मत देखिए, आंसर भी करते चलिए। आ रहा है नहीं आ रहा है कोई नहीं, ठीक है, ये मत सोचिए कि हमारा गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति जो होता है संघ कार्यपालिका का क्या होता है, हेड होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे क्या कहलवा रहा है, कह रहा है आपसे कि भाई उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है। अभी उपराष्ट्रपति को चुनाव होने वाला है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। सिर्फ राज्यसभा के द्वारा, सिर्फ लोकसभा के द्वारा, और राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा, और राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, और कुछ लोगों का आंसर सही भी हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को गलत हो रहा है, कुछ लोगों को गलत हो रहा है, जो कि वे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ राष्ट्रपति के बारे में बोला जा रहा है, ना कि प्रेसिडेंट के बारे में बोला जा रहा है, और आप लोग प्रेसिडेंट सोचकर इसका आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल ये गलत बात है। ठीक है, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों द्वारा, तो चाहे वो मनोनीत सदस्य हो, चाहे वो क्या एक तरीके से निर्वाचित सदस्य हो, सभी लोग क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। लेकिन कौन भाग नहीं लेगा, तो राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो होंगे वे लोग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर जल्दी से दे दीजिए आप लोग। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि 12 सदस्यों का, दूसरा ऑप्शन कहता है 15 सदस्यों का, और तीसरा ऑप्शन कहता है 14, और चौथा ऑप्शन कहता है 2 सदस्यों का। अब ऐसे प्रश्न तो गलत नहीं होना चाहिए, इंटू पिंटू चिंटू वाले क्वेश्चन हैं, तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। बिल्कुल जिन लोगों ने आंसर दिया हुआ है ये लोग ये सही है, सभी लोगों का सही है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग जानते ही थे पहले से कि कहीं ना कहीं एक तरीके से राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो किस क्षेत्र में, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्हें विशेष अनुभव है, उन्हीं को क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 सदस्यों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारतीय संसद के ऊपरी सदन के कहा जाता है। आज ही हमने इसको पढ़ाया है। ठीक है, ऊपरी सदन मतलब क्या होता है, उच्च सदन की बात कही जा रही है। पहला ऑप्शन कहता है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन कहता है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन कहता है विधानमंडल, और चौथा ऑप्शन कहता है मंत्रिमंडल। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप सभी लोग सही करेंगे, और कई छात्रों का यह आंसर सही भी हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। बिल्कुल दोस्तों इसी तरह से करते चलिए, और जो लोग लाइक नहीं किए हैं वे जल्दी से पहले तो लाइक कर दें भाई। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, लाइक करने को भूल जाते हैं, तो आगे मैं तभी बढ़ूँगा जब आप लोग जल्दी से लाइक कर देंगे। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए आप लोग, तभी मैं आगे बढ़ूँगा। जल्दी से लाइक करिए आप लोग, तभी मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, आप सभी लोगों को इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से लाइक करिए। बिल्कुल आप लोगों ने लाइक कर दिया है। ठीक है, चलिए मुझे आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है, या उच्च सदन कहा जाता है, या ऊपरी सदन कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। अभी हमने इसके बारे में कल ही पढ़ाया था। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। जल्दी से इसका आंसर आप लोग साझा करिए, जल्दी से इसका आंसर आप लोग साझा करिए। मुझे लगता है कि इसका उत्तर देने में आप लोग सक्षम हैं, और सभी लोगों का यह आंसर सही भी आ रहा है। बस एक दो छात्र का गलत हो रहा है, क्योंकि वे लोग हो सकता है पढ़े ना हो, या हो सकता है वे रिवीजन ना किए हों। बिल्कुल सभी छात्रों का सही हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों ने पहला ही लगाया है, सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। देखिए मैं आप लोगों का नेम बार बार इसलिए नहीं लेता हूँ, क्योंकि क्या होगा, अगर मैं नेम आप सभी लोगों का एक एक करके नेम लेता हूँ तो फिर क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, इसीलिए क्लास के बीच में मैं आप लोगों का नेम जल्दी से नहीं लेता हूँ। हाँ, बस आवश्यकता पड़ती है तो मैं आप लोगों का नेम ले लेता हूँ। बाकी मैं आपके ऊपर पूरी तरीके से नज़र बनाए रखता हूँ कि किसका कितना प्रश्न सही हो रहा है और किसका कितना प्रश्न गलत हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं इसके अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे उस पद पर रहने के लिए कितने दिनों का संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। पहला ऑप्शन कहता है 3 माह, दूसरा ऑप्शन कहता है 6 माह, तीसरा ऑप्शन कहता है 9 माह, और चौथा ऑप्शन कहता है 19 वर्ष।
तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। बस एक आध छात्र का ही यह प्रश्न सही होगा, बाकी छात्रों का यह प्रश्न गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वे लोग अभी पढ़े नहीं होंगे। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि कोई व्यक्ति को किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और या अन्य मंत्री बना दिया जाता है, तो लगभग अगर देखा जाए तो उसे 6 महीने तक उसे अपने पद पर बना रहने दिया जाता है। अगर 6 महीने के भीतर ही वो किसी सदन का सदस्य बन जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आगे के लिए भी वह कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत सारे छात्रों ने इसका गलत कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं है, और कुछ छात्रों का यह सही भी हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के प्रति और राज्यसभा के प्रति। ये भी प्रश्न बहुत सारे छात्रों का गलत होगा। ठीक है, मान के चलिए 90% छात्र जो होंगे वे गलत करेंगे। मान के चलिए 90% छात्र इस प्रश्न का उत्तर गलत करेंगे, लेकिन कोई नहीं, आप लोग गलत होगा तो कोई बात नहीं, हो सकता आपने पढ़ा ना हो। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? कुछ लोग राष्ट्रपति की तरफ लगा रहे हैं, बिल्कुल वे लोग गलत है। और कुछ लोग सोच रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति, वे भी गलत है। और जो लोग सोच रहे हैं भाई सी लगा रहे हैं लोकसभा के प्रति, तो वे लोग सही हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ए जो लोग आप लोग लगा रहे हैं वे गलत है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इसके बारे में आज ही हमने पढ़ा था, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। पहला ऑप्शन कहता है 542, दूसरा ऑप्शन कहता है 545, तीसरा ऑप्शन कहता है 550 और चौथा ऑप्शन कहता है 552। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज ही इसके बारे में हमने पढ़ाया हुआ है, जो लोग हमारे साथ ऑफलाइन पढ़ रहे थे, ठीक है, उन लोगों को आज हमने पढ़ाया हुआ है। मुझे लगता है कि इसका आंसर वे लोग गलत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वे गलत करते हैं तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए, एक बार अपने नोट्स को दोबारा रिवीजन कर लेना चाहिए आफ्टर क्लास। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। और कुछ छात्रों ने इसका आंसर सही भी दिया हुआ है, क्योंकि कुछ छात्र आज आए थे तो उन लोगों का सही हो रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे क्या उम्मीद कर रहा है बताइएगा। अगला प्रश्न आपसे उम्मीद ये कर रहा है कि भाई आप हमें ये बता दीजिए, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या बता दीजिएगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? पहला ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन कहता है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन कहता है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन कहता है राज्यसभा की समिति। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। धन विधेयक के रूप को कौन प्रमाणित करता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए एक प्रश्न और, ये लास्ट प्रश्न होगा आज का। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। बहुत ही कठिन प्रश्न है, अभी आप लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ है, और इसके बाद के जो प्रश्न आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि यहीं पर प्रश्नों को स्थगित कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके आंसर के बारे में आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार का विधिक अधिकारी या एक तरीके से विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी होता है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, हम कल मिलते हैं इसी समय। ठीक है, आज के लिए आप लोग दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, और लाइक वगैरह जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।